Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1, Medieval Europe, Rise and Spread of Christianity. Student, this part is very easy. क्रिश्चियनिटी कैसे राइज हुई और कैसे उसका स्प्रेड हुआ, ये टॉपिक से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पर मिडिवल यूरोप से आप क्या समझते हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो सुने, हम किसी भी कॉन्टिनेंट की किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है एंशियंट, सेकेंड होता है मिडिवल और थर्ड पार्ट होता है मॉडर्न। तो आप लोग क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, 7 में आप लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और आपके क्लास 8 में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री में हम ये देखेंगे पहली चीज कि मिडिवल पीरियड यूरोप में कहाँ से स्टार्ट होता है, इट मीन्स किस सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है और किस पे वो खत्म हुआ है, एंड हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर, द मिडिवल पीरियड ऑफ यूरोप, which century it started and on which century it ended। ठीक हुई बात, कहाँ से शुरू हुआ है मिडिवल पीरियड ऑफ यूरोप और कहाँ पर जाकर ये खत्म हुआ है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का राइज कैसे हुआ और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कैसे हुई। So student, in Europe the medieval period is stretched roughly from 7th to 16th century। स्टूडेंट, जब आप किसी अदर सोर्स को कंसीडर करोगे, वो गूगल हो या कोई और बुक हो, तो आपको वेरिएशन मिलेंगे मिडिवल पीरियड में। कहाँ के? यूरोप के। देखो, बहुत सारे सोर्सेज बोलते हैं कि ये 5th सेंचुरी से स्टार्ट होके कब तक चला, 15 तक चला, पर हमें हमारी बुक पढ़नी है तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि 7th सेंचुरी से स्टार्ट होके 16th सेंचुरी का जो यूरोप था उसे हमने क्या बोला, मिडिवल यूरोप या मिडिवल पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। देन अगर हम इंडिया से इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो इंडिया में ये एक्सटेंड होता है 18th सेंचुरी तक। कब तक स्टूडेंट एक्सटेंड होता है? 18th सेंचुरी तक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिवल पीरियड इन इंडिया एंड यूरोप। यूरोप में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे मिडिवल पीरियड के और इंडिया में क्या थे, ये दोनों ही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिडिवल पीरियड इन इंडिया एंड यूरोप वाज द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स। बच्चा, एक सिस्टम जनरेट हुआ मिडिवल पीरियड में, उस सिस्टम को हमने बोला लैंड ग्रांट का सिस्टम। लैंड ग्रांट्स मतलब आप ज़मीनें दे रहे हैं, ठीक है। These mean that high-ranking officials in the administration were paid by land grants by the ruler or the emperor। रूलर है, एम्प्रर है, एक ऐसा सिस्टम जनरेट हुआ जहाँ पर रूलर और एम्प्रर ने पेमेंट किस में करना चालू की? लैंड ग्रांट्स में। जैसे आज मैं किसी स्कूल में वर्किंग हूँ या किसी भी और जॉब में वर्किंग हूँ तो मुझे क्या मिलेगी? पर मंथ सैलरी। बट बिफोर द सिस्टम इज ऑफ लैंड ग्रांट्स, इफ यू आर हाई रैंकिंग ऑफिशियल ईदर यू आर इन इंडिया और यूरोप, आपको क्या मिलेगा? एम्प्रर से लैंड ग्रांट्स, ठीक है। लैंड ग्रांट्स मतलब आपको बड़ी बड़ी जमीनें दे दी जाएंगी। These officials or feudatories also had the responsibility of maintaining law and order in their region। जो भी आपको लैंड ग्रांट हमने दी है उस पर्टिकुलर रीजन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर आपको समझता होगा ना कि वहाँ पर थेफ्ट ना हो, कोई दूसरी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना हो रही हो। आज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करता है? पुलिस। तो वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिवल पीरियड में किसको दे दी गई थी? फ्यूडेटरीज को, ऑफिशियल्स को, जिनको किंग ने लैंड ग्रांट्स दी थी, ठीक कोई बात। दे हैड टू रिक्रूट ट्रूप्स एंड मेंटेन एन आर्मी फॉर दिस पर्पस। अब आपको बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो आपको आर्मी चाहिए। तो ये जो फ्यूडेटरीज थे, ऑफिशियल्स थे हाई रैंकिंग, इन्हें ट्रूप्स को रिक्रूट करना पड़ता था, आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, ठीक है। As they were maintaining army, that is why they were also called military governors। क्योंकि ये आर्मी को मेंटेन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करते थे, इसीलिए कई बार इन्हें मिलिट्री गवर्नर्स भी कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु वर कॉल्ड मिलिट्री गवर्नर्स? तो व्हाट विल यू टेल? द फ्यूडिटरीज और द ऑफिशियल्स appointed by the emperor or the ruler for the purpose of maintaining law and order of that place is called military governors, ठीक है। In times of external danger, they were also expected to supply the monarch with troops or join the emperor's army।
ठीक है बच्चा। अब कई बार क्या होता था, पहले तो ऐसा ही होता था, हमेशा ही ऐसा होता था कि एक टेरिटरी का किंग कभी भी उठ के दूसरी टेरिटरी की किंग के ऊपर अटैक कर देता था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डेंजर। लॉ एंड ऑर्डर तो इंटरनली मेंटेन वो कर ही रहे हैं फ्यूडिटरीज, पर जब भी कभी एक्सटर्नल डेंजर होगा, एक्सटर्नल डेंजर बोले तो एक सपोज करो ए किंगडम थी और बी किंगडम थी, बी किंगडम के किंग को कहीं ऐसे लगा कि मुझे ए किंगडम को इन्वेड करना चाहिए, ठीक है, तो वो आया और ए के ऊपर उसने अटैक स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे टाइम में अटैक किसको इनवाइट करेगा, अपने फ्यूडिटरीज को, अपने हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को बोलेगा भैया आओ, अपने ट्रूप्स लेकर आओ, मेरी आर्मी को ज्वाइन करो और इन्वेडर्स को यहाँ से भगा दो, प्रॉपर लड़ाई करो कि वो लोग जो हम पे अटैक करने वाले हैं वो हार जाएं, ठीक है। तो ऐसे में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उस ऑफिशियल्स की, उस फ्यूडिटरीज की, कि वो आएगा और किंग को हेल्प करेगा। But in times of external danger, they were also expected to supply the monarch with troops or join the emperor's army to expel the invader. Invader को expel करने के लिए वो किसकी हेल्प करेगा, एम्परर की, रूलर की। This system of land grants was called feudalism in Europe. और इसी लैंड ग्रांट के सिस्टम को क्या बोला गया बच्चा, फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो लॉन्ग आंसर में अगर आता है विच सिस्टम इज नोन एज फेडरलिज्म इन यूरोप, तो आपको ये पूरे पैराग्राफ में को लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, जितना भी लिखा हुआ है आपको आपके आंसर में इंक्लूड करना है। द वर्ड फ्यूडलिज्म कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फीड विच मीन्स लैंड। बच्चा एक लैटिन वर्ड है, लैटिन डेड लैंग्वेज है। आज अगर हम बात करें तो लैटिन डेड लैंग्वेज है। लैटिन का एक वर्ड है फाइव, जिसका मीनिंग होता है लैंड, उसी से वर्ड आया है फ्यूडलिज्म। एक बार फिर हम मोटा मोटा देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं जिनको लैंड ग्रांट्स में पे करते थे एम्परर और रूलर, उन ऑफिशियल्स को हम फ्यूडिटरीज भी बोल सकते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, ट्रूप्स को रिक्रूट करेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द एम्परर वो अपने ट्रूप्स को सप्लाई करेंगे, आर्मी को ज्वाइन करेंगे, इन्वेडर को एक्सपेल करेंगे। और इसी सिस्टम को हमने क्या बोला, फ्यूडलिज्म। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। The other dominant characteristics of society in medieval Europe was the advent of Christianity. Student, इसी टाइम में एक और डेवलपमेंट या एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिला, वो मिला एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। आप सबको पता है, सबको ही पता होगा कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर कौन है, स्टूडेंट जीसस क्राइस्ट। वैसे ही हम लोगों ने हमारे क्लास 6 में पढ़ा था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन है और जैनिज्म के फाउंडर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं जीसस क्राइस्ट, हु वाज बोर्न एट बेथलेहम नियर जेरूसलम। तो पहली बात तो लोकेशन पूछी जा सकती है कि बेथलेहम किसके पास है, बेथलेहम किसके पास है, जेरूसलम के पास में। बेथलेहम क्या है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दैट इज व्हाट, राइट डाउन द नेम of the place where Jesus Christ was born। तो क्या लिखोगे आप, बेथलेहम। स्पेलिंग एक बार देख लेना, ये किसके पास है, जेरूसलम के पास में है। ठीक है, फैक्ट जोन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। इंडिया में जो लैंड ग्रांट का सिस्टम है वो मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया और वो उसे मनसबदारी सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे, मनसबदारी सिस्टम। कौन बोलते थे, मुगल्स, जिन्होंने इंडिया में लैंड ग्रांट के सिस्टम को स्टार्ट किया। फिर स्टूडेंट अलीवर्दी खान जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने पीस बाय किया था मराठा से बाय सीडिंग द प्रोविंस ऑफ उड़ीसा। ठीक है, अलीवर्दी खान, पहले ऐसे भी होता था भाई, हम लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड नहीं है, हम हमारी टेरिटरी को प्रॉपर मैनेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो बता दें हम हमें क्या करना होगा। तो ऐसे अलीवर्दी खान ने मराठा से पीस को बाय किया। ठीक है, और उनको अपनी टेरिटरी उड़ीसा किसको देनी पड़ी, मराठास को देनी पड़ी तो बोलना सही नहीं होगा, मराठास ने तो जीत लिया था उड़ीसा को। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा देके नवाब ने बंगाल की पीस को खरीद लिया। During the British period, a large number of subordinate Indian states had to cede a part of their territory to the British as payment for maintenance of British
ट्रूप टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी। बच्चा जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तब हमारे साथ भी ये हुआ कि हम सपोज करो मेरा स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मुझे मेरे मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट किसको देना पड़ा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? एज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप। ठीक है, ब्रिटिश ट्रूप को मेंटेन करने के लिए मेरे टेरिटरी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो मुझे कुछ पार्ट किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिश चर्च को देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी आपको पता होगा कि जीसस क्राइस्ट की मम्मी का नाम क्या था बच्चा, मैरी, और पापा थे जोसेफ। मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज मैरी, फादर वाज जोसेफ। जीसस बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ क्रिसमस। 25 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चा, क्रिसमस। किसका बर्थडे है, वो जीसस क्राइस्ट का। क्रिश्चियन एरा स्टार्ट विथ AD 1 which is the year in which Jesus Christ was born। बच्चा क्रिश्चियन का जो एरा है वो स्टार्ट हुआ 1, ठीक है, AD 1, एनो डोमिनी 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो साल जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। नॉट मच इज नोन ऑफ जीसस अर्ली लाइफ। बच्चा जीसस क्राइस्ट की जो अर्ली लाइफ थी उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है कैसी थी वो। The Jews had a religion of their own called Judaism and their language was Hebrew। अगर मैं बात करूँ ज्यूस की, तो जो ज्यूस थे उनका जो रिलीजन है उसको जुडाइज्म बोलते हैं और जो उनकी लैंग्वेज है वो है हिब्रू। आज भी ज्यूस के लिए एक कंट्री है जो कि बहुत ही मॉडर्न है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, उसका नाम है इजराइल। ठीक है, तो इजराइल में आज भी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिब्रू। ठीक है, और जब हमारे नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो उन्होंने भी 2 4 5 लाइनें किस लैंग्वेज में बोली थी, हिब्रू लैंग्वेज में बोली थी। ठीक है, तो जुवेस का जो रिलीजन है उसको क्या बोलते हैं, जुडाइज्म, उनकी लैंग्वेज है हिब्रू। दे लिव्ड इन मेसोपोटामिया। ज्यूस कहाँ रहते थे, मेसोपोटामिया। फाइनली दे माइग्रेटेड टू पैलेस्टाइन इन 13th सेंचुरी। ठीक है, फिर जो जूइस थे वो कहाँ माइग्रेट कर गए बेटा, पैलेस्टाइन माइग्रेट कर गए। कब माइग्रेट किया इन्होंने, 13th सेंचुरी में। किसकी लीडरशिप में, मॉसेस की लीडरशिप में ज्यूस मेसोपोटामिया से पैलेस्टीन माइग्रेट करके गए। और आज पैलेस्टीन और इजराइल एक ही लैंड एरिया पे हैं पर हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ज्यूस की कंट्री आज करंट की मैं बात करूं तो कौन सी है, इजराइल। ठीक है, इन पैलेस्टाइन द हिब्रूज एस्टेब्लिश्ड अ यूनाइटेड स्टेट विद अ मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पैलेस्तीन में हिब्रूज ने क्या किया, एक ऐसी फॉर्म मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी। जेरूसलम वाज देयर कैपिटल, और अपनी कैपिटल किसको बनाया, जेरूसलम को बनाया। ठीक है, यरूशलेम। कहीं पर आप देखोगे कुछ लोग इसको जेरूसलम बोलेंगे, कुछ लोग यरूशलेम बोलेंगे, तो यरूशलेम ज़्यादा सही है। The legendary wise ruler King Solomon was one of the Hebrew monarch। King Solomon कौन थे बच्चा, Hebrew monarch। ठीक है, The holy book of Christians is Bible। क्रिश्चियन की होली बुक कौन सी है स्टूडेंट, हम सबको पता है कि बाइबल है, which means the book। The Bible has 2 part। बाइबल के 2 part हैं बच्चा, The Old Testament which is the history of religion belief of the Jews। ठीक है, अब जैसे पहले मैं आपको क्रिश्चियनिटी पढ़ा रही थी, जीसस क्राइस्ट पढ़ा रही थी, और जीसस क्राइस्ट में ज्यूज आ गए, तो वो ज्यूज क्यों लेके आए, उसका एक बहुत बेसिक पर्पस था कि बच्चों अगर हम बाइबल की बात करें, बाइबल जिसका मीनिंग होता है द बुक, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक है ओल्ड टेस्टामेंट, तो ओल्ड टेस्टामेंट में आप लोग पढ़ेंगे ज्यूज के रिलीजियस बिलीव्स को। ठीक है, किसको पढ़ोगे, ज्यूज के रिलीजियस बिलीफ को। फिर न्यू टेस्टामेंट आया, तो न्यू टेस्टामेंट में क्या था, बायोग्राफी एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो समाउ हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का एक फाइन रिलेशन है। तो बाइबल जिसको क्रिश्चियनिटी के रिलीजियस बुक बोला जाता है, उसमें जूइस का क्या काम मतलब है, ओल्ड टेस्टामेंट में आप किसको पढ़ोगे, जूइस के रिलीजियस बिलीफ को। ठीक है, और जब आप आपकी क्लास 9th में आओगे तब आप वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ोगे, हिटलर को पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हिटलर ने बहुत सारे जूइस को मारा। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट में आपको मिलेंगे जूइस के रिलीजियस बिलीफ, न्यू टेस्टामेंट में मिलेगी आपको बायोग्राफी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये है जीसस क्राइस्ट की इमेज। ठीक है, सो स्टूडेंट जो टीचिंग्स थी
क्राइस्ट की बहुत सिंपल थी। उन्होंने लव की बात की, काइंडनेस की बात की, चैरिटी की बात की। चैरिटी मतलब डोनेशंस देना है आपको, ठीक है। काइंडनेस, काइंड हार्टेड रहना है टुवर्ड्स एवरी लिविंग बीइंग, और लव, ठीक है। लव, काइंडनेस, चैरिटी, ये सिंपल प्रिंसिपल्स थे किसके, जीसस क्राइस्ट के। ही प्रैक्टिस्ड व्हाट ही टॉट, वो जो पढ़ाते थे वो उसको प्रैक्टिस भी करते थे। देखो, जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो तो आपके फॉलोअर इजीली फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ बोलते हो, तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, कोई मतलब जो आपने पढ़ाया है उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने बच्चा ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने टीच की, लव, काइंडनेस, चैरिटी, उसको फॉलो भी किया। वॉज लव्ड बाय कॉमन मैन, और कॉमन भी जो पीपल थे उस टाइम में, उनके बीच में जीसस क्राइस्ट बहुत ही पॉपुलर थे। क्राइस्ट बिकेम पॉपुलर इन हिज कम्युनिटी एट द एज ऑफ 30। जब वो 30 ईयर के लिए हुए, तभी से वो अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। और जो क्राइस्ट की पॉपुलैरिटी थी, वो अल्टीमेटली उनका एनिमी बन गई, क्योंकि जितने भी रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जितने भी रिच, मतलब रिच का पता है ना आपके पास, उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी पैलेस्टीन की, वो उनकी एनिमी बन गई उनकी पॉपुलैरिटी को देख के, ठीक है। सम ऑफ देम कंप्लेन टू पॉन्टियस पाइलेट, मतलब कुछ लोग इतना ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी से जेलिस फील करने लगे थे कि उन्होंने एक रोमन गवर्नर थे, ठीक है, उनसे उनकी कंप्लेन कर दी। क्या नाम था उस रोमन गवर्नर का? पॉन्टियस पाइले। हो सकता है आपकी टीचर उसका पॉन्टियस पिलाटे पढ़े, पर ये है पॉन्टियस पाइले, ठीक है, पॉन्टियस पाइले। स्पेलिंग लर्न करने के हिसाब से अगर आप इसका पॉन्टियस पिलाटे भी पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी ओरल टेस्ट नहीं होती है, रिटर्न टेस्ट होती है। पॉन्टियस पाइले जो एक रोमन गवर्नर थे पैलेस्टीन के, कुछ लोगों ने जीसस क्राइस्ट की कंप्लेंट उनसे कर दी दैट जीसस वाज इनसाइटिंग अ रिबेलियन अगेंस्ट द रोमन रूलर। ये तो बिल्कुल ही फेक, अननेसेसरी प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। किसने? वो लोग जो जीसस की पॉपुलैरिटी से डरते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने क्या बोला पॉन्टियस पाइले से कि भाई ये जो जीसस क्राइस्ट हैं, ये जो जीसस है, ये एक रिबेलियन इंस्टिगेट कर रहा है या इंसाइट कर रहा है रोमन रूलर के अगेंस्ट में, कुछ प्लानिंग कर रहा है रोमन रूलर के अगेंस्ट में। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ ऑन अ क्रॉस, ठीक है। कंप्लेन पे काम करते हुए पॉन्टियस पाइले ने क्या किया बच्चा, उनको उनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया। क्रॉस पे आप लोगों ने देखा होगा ना कि इस तरीके का क्रॉस बना होता है, जिसपे जीसस क्राइस्ट को यहाँ पर लटका हुआ दिखाया जाता है, देखा होगा आप सबने। यस, तो ये किसकी कंप्लेंट पे हुआ था? जूइस की कंप्लेंट पे हुआ था। अच्छा, यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जूइस के जितनी भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, उनको जीसस की पॉपुलैरिटी से डर लगा, वो पॉन्टियस पाइले के पास गए और फिर उनको क्या कर दिया गया, उनका क्रूसिफिकेशन हो गया, ठीक है, क्रूसीफाई कर दिया उनको, ठीक है। इसीलिए एक एक बहुत ज़्यादा क्या है, टसल है एमंग क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूइस, ठीक है। और जो हिटलर, जो मैंने बोला ना आप क्लास 9 में वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ेंगे, हिटलर का भी एक बहुत फर्म बिलीव था कि जो क्रूसीफाई किया गया जीसस को, वो सिर्फ ज्यूइस की वजह से ही किया गया। तो उसने एक तरीके से बदला लेने की कोशिश की, किससे? ज्यूइस से। यस, थस क्रॉस थस बिकेम द सेक्रेट सिंबल फॉर क्रिश्चियन। ये जो क्रॉस होता है, आप लोगों ने फादर और नन्स के उसमें देखा होगा ना, एज अ पेंडल लॉकेट की तरह देखा होगा। तो ये जो क्रॉस है, ये एक सेक्रेट सिंबल बन गया, क्योंकि इसी क्रॉस के ऊपर क्रूसीफाई किया था किसको? जीसस क्राइस्ट को। गुड फ्राइडे इज द डे ऑन विच जीसस वाज क्रूसीफाइड। जिस दिन जीसस को क्रूसीफाई किया गया, उस दिन को हम क्या बोलने लगे बच्चों? गुड फ्राइडे। Student, I must say, various books I am referring for making video, but your book is full of real knowledge. बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बहुत सारी बुक्स में नहीं देखी, वो सारी आपकी बुक में है। तो आपको बच्चा एक बार प्रॉपर रीडिंग तो अपनी बुक की लगानी चाहिए, ठीक है।
The follower of Jesus believed that he appeared before them on the third day after his death. उनके जो फॉलोअर्स थे उनका बिलीव था कि जब जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया उसके थर्ड डे पे वो उनके सामने आए, अपीयर हुए. ठीक है. दिस इज कॉल्ड रिसरेक्शन एंड ईस्टर. इसको क्या बोला गया? रिसरेक्शन. क्या बोला गया? रिसरेक्शन. ठीक है. एंड ईस्टर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क दिस इवेंट. मतलब appearance of Jesus after his death on the third day is called resurrection. What is resurrection? Jesus Christ का उनकी डेथ के थर्ड डे पे अपने लोगों को के सामने दिखना क्या था? रिसरेक्शन. और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ ईस्टर. ठीक है. ईस्टर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क दिस इवेंट. और इस रिसरेक्शन की इवेंट को मार्क करने के लिए हम लोग ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं. The Christians remained a minority in the Roman Empire. They were subjected to persecution and oppression by Roman ruler. Student, जो क्रिश्चियनिटी थी वो रोमन में माइनॉरिटी की तरह रही और जितने भी एम्परर्स रहे उन्होंने अप्रेस किया क्रिश्चियंस को, उन्हें परसिक्यूट किया, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कंटिन्यू रखा. दे वर सब्जेक्टेड टू परसिक्यूशन एंड ऑपरेशन बाय रोमन रूलर्स. The situation changed when Roman Emperor Constantine embraced Christianity. ठीक है. पर ये सिचुएशन परसिक्यूशन की ऑपरेशन की ज़्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि खुद एक रोमन रूलर जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया, एम्ब्रेस किया और अपनी एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को बना दिया. ये वो टाइम था बच्चा जब क्रिश्चियंस बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि अभी तक तो उनका हर जगह से क्या हो रहा था? परसिक्यूशन हो रहा था. उनको लोग अलग अलग तरीके से रोमन रूलर परेशान कर रहे थे. पर उन्होंने थैंक यू बोला होगा कॉन्स्टेंटाइन को जिसने ऑफिशियल रिलीजन ही क्रिश्चियनिटी को बना दिया एंड ही हिमसेल्फ अडॉप्टेड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी. द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम रोम टू कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है. जिसको मॉडर्न डे में आप इस्तांबुल बोलते हो. एक गाना भी आया था ना अभी, एक सॉन्ग था, इंग्लिश सॉन्ग था, इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है. मुझे गाना तो नहीं आता पर आप लोग सुनना. ठीक है. कुछ है सॉन्ग ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल. तो भाई कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? अपनी कैपिटल को ही शिफ्ट कर लिया इस्तांबुल, मतलब मॉडर्न डे में जिसको इस्तांबुल बोलते हैं, पहले इसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे. ठीक है. कॉन्स्टेंटिनोपल आज मॉडर्न डे का वो है इस्तांबुल. और इसके ऊपर सॉन्ग भी है जो मैं चाहती हूँ कि आप सुनिए और सुन के मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें मैडम मैंने सुन लिया. स्टूडेंट इस इमेज को देखें, ये है सेंट पीटर्स चर्च. ठीक है. अभी हम इसके रिगार्ड्स में पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, पर पहले आप इमेज देख लें. ये है सेंट पीटर्स चर्च. यस. किंग शार्लेमेन. स्टूडेंट, ये जो ऐसे वर्ड हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन अगर आपको मुझसे समझ में नहीं आता है या आपके टीचर से समझ में नहीं आता है तो आपकी मॉरल या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चा कि आप इनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन गूगल पे देख लें. ठीक है. और देखना ही चाहिए. किंग शार्लेमेन was responsible for the spread of Christianity during medieval period. medieval period में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई भैया? किसने ले ली? शार्लेमेन. ठीक है. और अगर आप मेरे प्रोनाउंसिएशन से सेटिस्फाई नहीं है तो प्लीज़ गूगल पे जाएं. शार्लेमेन रिस्पॉन्सिबल हुए क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए. कब? मिडिवल पीरियड में. रोम द एंशिएंट कैपिटल बिकेम पिलग्रिम सिटी. और स्टूडेंट, जो रोम था जो कि एंशिएंट कैपिटल था, रोम के बाद कैपिटल कहाँ पहुँच गई? कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है. तो रोम क्या बन गई बच्चा? एक एंशिएंट कैपिटल बन गई. ठीक है. सॉरी, एंशिएंट कैपिटल जो थी जिसका नाम रोम था वो एक पिलग्रिम सिटी बन गई. फिर से मैं बोलूँगी अगर कंफ्यूज किया है तो. शार्लेमेन ने मिडिवल पीरियड में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. सेकेंड आप पढ़ोगे रोम जो एंशिएंट कैपिटल थी, क्योंकि आप फिर कैपिटल इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गई तो रोम क्या बन गई? एंशिएंट कैपिटल, पुरानी कैपिटल. तो पुरानी कैपिटल धीरे धीरे से किस में कन्वर्ट हो गई बच्चा? एक पिलग्रिम सिटी. पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्रा ना. तो पिलग्रिम सिटी की पहचान मिली रोम को. सेंट पीटर्स चर्च जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई,
इन रोम बिकेम द रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ क्रिश्चियन का रिलीजियस हेडक्वार्टर बन गया सेंट पीटर्स चर्च, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड था स्टूडेंट्स, रोम में. द बिशप्स ऑफ दिस चर्च कॉल्ड पोप और फादर. स्टूडेंट टिल डेट इट इज लाइक दैट ओनली, आज भी ऐसा ही है. तो जो रोम था वो पिलग्रिम सिटी बन गया. सेंट पीटर चर्च जो था रोम में वो रिलीजियस हेडक्वार्टर बन गया क्रिश्चियनिटी का. और जो सेंट पीटर चर्च में बिशप्स होते थे, बिशप ऑफ द सेंट पीटर्स चर्च कॉल्ड पोप और फादर, उन्हें पोप और फादर कहा जाने लगा. बिकिंग द हेड ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस, सारी क्रिश्चियंस के फादर बन गए बिशप ऑफ द चर्च. कौन सी चर्च? सेंट पीटर्स चर्च. ही वॉज रिगार्डेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ. और स्टूडेंट जो भी पोप की पोजीशन लेता, अब देखो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो पोप ऐसे तो नहीं होंगे कि 200-300-400 जी रहे होंगे, ठीक है, उनका एक टाइम होता होगा, उनकी भी डेथ होती होगी. तो स्टूडेंट जो भी बिशप सेंट पीटर्स चर्च में अपॉइंट होता है उसको हम फादर और पोप कहने लगते हैं. और इस फादर और पोप को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता जीसस का ऑन अर्थ, क्राइस्ट का ऑन अर्थ. A number of churches were built all over the continent and they were all controlled by St. Peter Church in Rome. पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, इट मीन्स इन द इंटायर यूरोप बहुत सारे चर्च बने, पर उन सब का कंट्रोल किसके पास ही रहा बच्चा? सेंट पीटर चर्च के पास ही रहा. ठीक है. एंशियंट रोमन एम्पायर, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे रोमन एम्पायर का एंशियंट पीरियड. ये द रोमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द 6th century BC like the Greeks. They also worshipped a number of nature gods. ठीक है. तो बच्चा जो रोमन सिविलाइजेशन थी वो डेवलप होना स्टार्ट हुई 6th century में. ठीक है. ग्रीक्स की तरह ही ये भी बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप करते थे. ठीक है. जैसे जुपिटर को ये लोग इसलिए क्या करते थे, वर्शिप करते थे, क्योंकि वो रेन के गॉड है. मार्स विक्ट्री में हेल्प करेंगे. मरकरी कैरीड मैसेज एट्सेट्रा. तो इनके पास भी ग्रीक की तरह ही बहुत सारे गॉड्स हुआ करते थे. द रोमन्स वर ग्रेट कनकर्स. यस, जो रोमन्स थे वो बहुत महान कनक्यूरर्स थे, ग्रेट कनक्यूरर्स थे. दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद कार्थेजिनियंस. ठीक है. अब कार्थेजिनियंस कौन होते हैं बच्चा? नॉर्थ अफ्रीका में एक ट्राइब है, द रूलर्स ऑफ कार्थेज इन नॉर्थ अफ्रीका. नॉर्थ अफ्रीका बोला मैंने, अमेरिका तो नहीं बोला ना, अफ्रीका. नॉर्थ अफ्रीका के जो कार्थेज रूलर थे उनके कार्थेजिनियंस के साथ भी किसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ? रोमन्स का. रोमन्स भाई बहुत ही ग्रेट कनकरर्स थे. ठीक है. कनकरर्स मतलब जीतने वाले. ठीक है. कॉन्क्यूरर्स जीतने वाले. ठीक है. किसको जीता इन्होंने? कार्थेजिनियंस कौन थे? रूलर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, कार्थेज. ओवर द पोजीशन ऑफ फर्टाइल लैंड ऑफ सिलीसी. किसके लिए लड़ाई हुई कार्थेजिनियंस और रोमन्स की? सिलीसी. क्यों हुई? क्योंकि सिलीसी में बहुत फर्टाइल लैंड अवेलेबल थी जहाँ प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का बहुत अच्छा होता था. By the 1st century BC, the Roman had conquered Greece and Asia Minor. अच्छा, 1st century BC में जो रोमन्स थे, तो 1st century BC बेटा, BC जहाँ आएगा बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के पहले की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. क्राइस्ट के पहले की बात करें, जहाँ जहाँ भी एडी दिखेगा मतलब क्राइस्ट के बाद की बात हो रही है, और बीसी दिखेगा मतलब क्राइस्ट के पहले की बात हो रही है. तो क्राइस्ट की बर्थ के पहले भी जो 1st century थी, बर्थ के पहले की बात हो रही है, 1st century BC. द रोमन हैड कनकर्ड ग्रीस एंड एशिया माइनर. उन्होंने ग्रीस को भी जीता, एशिया माइनर को भी जीता, एंड मेड इजिप्ट देयर सबऑर्डिनेट. और इजिप्ट को अपना सबऑर्डिनेट बना लिया. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो रोमन सिविलाइजेशन थी वो भी डेवलप होना चालू हुई अराउंड 6th century BC. ठीक है. BC बिफोर क्राइस्ट. क्राइस्ट के बर्थ से 6 centuries अगो की बात कर रहे हैं. ठीक है. बिफोर 600 years ऑफ क्राइस्ट बर्थ क्या डेवलप होना चालू हुई? रोमन सिविलाइजेशन.
तो भाई ये बहुत महान कनकरर थे, और कनकरर्स क्यों बोला इन्होंने? नॉर्थ अफ्रीका के साथ भी लड़ाई की, किसके साथ? नॉर्थ अफ्रीका के साथ लड़ाई की, फिर एशिया माइनर के साथ लड़ाई की, ग्रीस के साथ लड़ाई की, इजिप्ट को अपना सबऑर्डिनेट बना लिया। लेटर मोनार्की एंडेड अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, बाद में आने वाली मोनार्कीज ने एक नया पॉलिटिकल सिस्टम जनरेट किया जिसे हमने रिपब्लिक बोला। कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ? रोम में। इन सच अ सिस्टम द कंट्री वाज रूल्ड बाय द पीपल, नॉट बाय किंग और क्वीन। ठीक है, फिर एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर किंग और क्वीन रूल ना करके जब कॉमन पीपल, जनरल पीपल रूल करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिपब्लिक। द रोमन रिपब्लिक हैड टू कॉन्स्यूल्स, टू बॉडीज, कॉन्स्यूल्स, टू कॉन्स्यूल्स थे, इसका भी प्रोनाउंसिएशन देख लेना है ना, द असेंबली एंड द सीनेट। कौन कौन से टू कॉन्स्यूल्स हुआ करते थे रोमन रिपब्लिक में? असेंबली और सीनेट। ऑल मेल सिटीजन वर मेंबर ऑफ दीज टू हाउसेस। यस, फीमेल की तो कोई बात ही नहीं करता, मेल दोनों ही हाउसेस के मेंबर हुआ करते थे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। हम रोमन एम्पायर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है स्टूडेंट? एक बात और, अगर कुछ मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप अपनी साइड से चाहते हैं वीडियोज़ में, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें।